हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। यूपी स्पेशल की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोग 11th चैप्टर पढ़ रहे हैं। 11th चैप्टर को दो पार्ट में करके हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 कल पढ़ा दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का इतिहास देख रहे हैं हम लोग। पार्ट 2 आज पढ़ेंगे, जिसमें मध्यकाल से लेकर के पूरा मॉडर्न तक उत्तर प्रदेश से की क्या यहाँ पे महत्वता है, वो पूरा हम लोग देखेंगे। अगर देखें इतिहास में, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पाषाण से काल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो देख लिया था। महाजनपद तक हम लोगों ने पूरा देख लिया था। जैन तीर्थंकर जो जो अयोध्या से रिलेटेड थे, जो यूपी से थे, उनको देखा था हम लोगों ने। महाजनपद में 8 जो 16 महाजनपद है, उसमें 8 यूपी की है, वो पूरा साइट वाइज देख लिया था मैप के थ्रू हम लोगों ने, ठीक है। अब आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग मध्यकाल, फिर उसके बाद इसमें मॉडर्न पूरा पढ़ लेंगे। मध्यकाल और आधुनिक काल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो आप लोग को क्लियरली इसमें दिखेगा। मध्यकाल में अगर देखते हैं तो महोबा का यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाता है। महोबा क्या है, 831 में महोबा में यहाँ पे नन्नूक ने चंदेल वंश की स्थापना की। तो चंदेल वंश की स्थापना किसने की, यहाँ पे महोबा में नन्नूक ने की। चंदेल का राज्य जो था वो उसको क्या कहा जाता था, तो जेजाक भुक्ति नाम से ये चर्चित था, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में से संबंधित है। तो आप अगर यूपी का मैप देखेंगे तो बुंदेलखंड जो रेंज है उससे ये संबंधित है। ये है बुंदेलखंड का रेंज, ठीक है, इससे संबंधित है। इसकी राजधानी क्या थी, महोबा थी इसकी राजधानी। चंदेल राजाओं के स्थापत्य के नमूने आज भी यहाँ पे खजुराहो में विद्यमान है। बुंदेलखंड में यूपी के कुछ जिले आते हैं और एमपी के कुछ जिले आते हैं, तो खजुराहो में इनके आज भी स्थापत्य जो है इनके राजाओं के, वो यहाँ पे मिलते हैं। 1018 से 1019 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर यहाँ पे आक्रमण किया था। गुर्जर प्रतिहार को यहाँ पे क्या किया था, पराजित किया था कन्नौज पर आक्रमण करके। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश में 2 नए नगर फिरोजाबाद और जौनपुर का स्थापना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। जौनपुर का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद का निर्माण किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। जौनपुर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उनके भाई जो रहते हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां जिनका नाम रहता है, उनके याद में ये करवाते हैं फिरोजाबाद। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक जौनपुर की स्थापना किसके याद में कराते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। 1394 में मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकी साम्राज्य कहाँ पे स्थापना हुई, जौनपुर में हुई। कब हुई, 1394 में हुई, ठीक है। तुर्की शासन के दौरान जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था, यानी पूर्व का सिराज कहा जाता था इसे, सरकी साम्राज्य के दौरान। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है, तो इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया है, यानी सरकी वंश के द्वारा ही कराया गया है। बंदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है, तो इल्तुतमिश ने बंदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण कराया है, ये भी आप याद रखिएगा। सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा, अगर देखें कड़ा मतलब वही जो प्रयागराज के निकट का प्रदेश था, कड़ा उसको कहा जाता था। उसमें प्रमुख यहाँ पे महत्वपूर्ण इक्ता यानी कि सूबा था किसके, मुगल काल में। इक्ता प्रणाली अकबर के शासन काल में था, तो ये जो है इक्ता क्या था, मुगल काल का। ये कड़ा जो था यहाँ पे सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा मुख्य प्रदेश था इक्ता के लिए, सूबा के लिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मध्यकाल का उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उसको याद कीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं प्रमुख जो स्थापत्य कला है, स्थिति है और निर्माता देख लेते हैं। तो प्रमुख स्थापत्य में अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो जामा मस्जिद जो है मध्यकाल में ये है। तो जामा मस्जिद ये कहाँ पे स्थित है, तो संभल में। बाबर ने इसका निर्माता मतलब बाबर ने करवाया था निर्माण इसका। आगरा का किला आगरा में स्थित है और इसका निर्माण अकबर ने कराया था। इलाहाबाद का किला प्रयागराज में स्थित है, अकबर ने इसका निर्माण कराया था। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो फतेहपुर सिकरी में स्थापित है और इसका निर्माण अकबर ने कराया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सिकरी ने अकबर में मतलब फतेहपुर सिकरी में अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना ही अकबर ने की थी, ठीक है। पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में आगरा ने करवाया था। खास महल फतेहपुर सिकरी में है, इसका निर्माण अकबर ने कराया था, ठीक है। जोधा महल का अकबर ने निर्माण कराया था फतेहपुर सिकरी में। बिरबल महल का भी फतेहपुर सिकरी में है। जहांगीरी महल कहाँ पे है, आगरा में है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एतमादुल्ला का मकबरा जो है वो अगर आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पे है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, ठीक है। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था ये भी पूछ लेता है, तो जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया था। कहाँ पे स्थित है, सिकंदरा में है। अगर आपसे पूछे हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। अभी हम लोग यूपी का पढ़ रहे हैं, तो यूपी से रिलेटेड जितने प्लेस आएंगे उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्याय का जंजीर ये आगरा में है, जहांगीर ने इसको क्या है बनवाया था, न्याय का जंजीर। यहाँ पे क्या होता था, किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो आते थे यहाँ पे, न्याय का जंजीर एक रहता था, उसको वहां पे खटखटाते थे और यहाँ पे उनको न्याय दिया जाता था। महल है पूरा ये न्याय का जंजीर। ताजमहल का निर्माण आगरा में शाहजहां ने करवाया था। मोदी मस्जिद का निर्माण आगरा में शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नूरजहां ने आगरा में अपने पिता
एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। अकबर के नवरत्नों में अगर देखें तो टोडरमल का संबंध सीतापुर से था, बिरबल का संबंध कालपी से था। टोडरमल मुख्य जो थे यहाँ पे राजस्व के लिए ये बहुत फेमस थे, अर्थशास्त्री इनको कह सकते हैं। तो राजस्व अधिकारी थे अकबर के काल में टोडरमल, ठीक है। इन्होंने ही एकता प्रणाली जो थी इनका पूरा इन्होंने वो करवाया था। ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा भी है मध्यकाल जब पढ़ रहे थे। तो अकबर के नवरत्नों में थे टोडरमल जो कि सीतापुर से संबंधित थे यूपी के, और बीरबल जो थे वो कालपी से संबंधित थे। 1545 में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोट से यहाँ पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां द्वारा दिल्ली को मुगल की राजधानी बनाने से पूर्व तक आगरा ही मुगल साम्राज्य की राजधानी रहती है। तो अगर शाहजहां से पहले देखें, यानी कि बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं यहाँ पे अकबर आ जाते हैं। इन लोगों के समय जो है आपकी राजधानी कहाँ रहती है? आगरा रहती है, ठीक है। आगरा कहाँ पे है? यूपी में है। अब यहाँ आगरा से राजधानी कहाँ बनाई जाती है? दिल्ली बनाई जाती है शाहजहां के शासनकाल में। बादशाह अकबर ने प्रयाग की यहाँ पे पुनर्स्थापना कर इसे इलाहाबाद नाम दिया था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रयागराज की का नाम जो है इलाहाबाद किसने रखा था? तो अकबर ने रखा था, जो अभी फिर प्रयागराज हो गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अकबर फतेहपुर सिकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण यहाँ पे पवित्र भूमि नाम मानता था, और उसने फतेहपुर सिकरी में बहुत सारे यहाँ पे स्थापत्य निर्माण करवाए। जैसे यहाँ पे जोधा महल बनवाया फतेहपुर सिकरी में, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह बनवाया, और भी यहाँ पे सारा स्थापत्य करवाया, जो कि हम लोगों ने ऊपर देख लिया। सलीम यानी कि जो जहांगीर, इनका जन्म फतेहपुर सिकरी में ही हुआ था 1659 में। औरंगजेब ने खजुआ के युद्ध में शाह सूजा को पराजित कर उत्तराधिकारी यहाँ पे हुए थे। युद्ध निर्णायक यहाँ पे सफलता इनको मिली थी औरंगजेब को। तो खजुआ जो है युद्ध, यहीं पे इन्होंने हरा करके फिर ये शासन मतलब मुगल काल के शासक बने थे। सिकंदरा में मुगल साम्राज्य अकबर ने अपना मकबरा बनवाया। तो देखिए, अकबर ने नहीं बनवाया था, किसने बनवाया था? जहांगीर ने इसको पूर्ण करवाया था, अकबर ने स्टार्ट करवाया था, ये याद कीजिएगा। तो जहांगीर ही मुख्यतः सही माना जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में जहांगीर रहेगा तो जहांगीर लगाइएगा, ठीक है। 1613 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही यहाँ पे दिया गया है। औरंगजेब के विरुद्ध यहाँ पे विद्रोह करके जाट नेता सूरजमल ने भरतपुर राज्य की राजधानी मथुरा घोषित की थी। तो भरतपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसकी राजधानी इस टाइम में राजस्थान में है। इसकी राजधानी मथुरा घोषित की थी किसने? सूरजमल ने घोषित की थी, ठीक है। वहां का शासक था सूरजमल। औरंगजेब के विरुद्ध ये विद्रोह किए थे, जाट नेता थे ये, ठीक है। 1613 में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। तो आपसे पूछेगा झांसी की स्थापना किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। 1732 में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को यहाँ पे सौंप दिया था, ठीक है। उत्तर मध्यकाल में अगर देखते हैं तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद प्लासी के युद्ध 1757 तक वर्तमान प्रदेश से 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। अवध मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण क्या था? सूबा था, ठीक है। अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का यहाँ पे शासक था। अवध के नवाब को देखे तो सआदत खां थे, जिनका नाम था यहाँ पे बुरहान उन मुल्क भी, जिन्हें कहा जाता था सहादत खां को। ये 1732 में अवध के प्रथम नवाब थे। तो आपसे पूछेगा अवध के प्रथम नवाब कौन थे? सआदत खां थे। इनको बुरहान उल मुल्क कहा जाता था। 1732 ईस्वी में इन्होंने स्वायत्त राज्य के रूप में अवध की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। अब यहाँ पे सारे अवध के नवाब और कार्यकाल दे दिया गया है आपको। तो सआदत खां ये सबसे प्रथम क्या रहते हैं? अवध के नवाब रहते हैं। 1732 से 1739 तक रहते हैं। फिर यहाँ पे सफरतगंज रहते हैं सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे यहाँ पे रहते हैं सुजाउद्दौला आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आसफुद्दौला आते हैं, वजीर अली आते हैं, सआदत अली खां। आपको यहाँ पे अरेंज करने को आ जाएगा, ठीक है। तो अरेंज करने को आ जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप लगाइएगा शहादत खां, फिर सेकंड नंबर पे सफरतगंज थे, और यहाँ पे सुजाउद्दौला थे, आसफुद्दौला थे, वजीर अली थे, सआदत अली खां, ठीक है। और लास्ट में याद कीजिएगा मोहम्मद अली शाह थे, अजमल अली खां और वाजिद अली खां थे। तो इतने लोग थे इसके अवध के। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। उसमें जो बंगाल के नवाब मीर कासिम रहते हैं। अवध के नवाब यहाँ पे, अवध के नवाब कौन रहते हैं? सिजाउद्दौला। यही सिजाउद्दौला देखिए जो थर्ड रैंकिंग पे है अवध के नवाब। ये बक्सर के युद्ध में ये लोग रहते हैं। अवध के नवाब रहते हैं सिजाउद्दौला, बंगाल के नवाब रहते हैं मीर कासिम, मुगल बादशाह रहते हैं शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये लोग संयुक्त रूप से लड़ते हैं, क्लाइव के विरुद्ध लड़ते हैं, इनकी हार हो जाती है। तो 1765 में यहाँ पे इलाहाबाद की संधि की जाती है बक्सर के युद्ध के बाद। इसमें अंग्रेजों एवं मुगल बादशाह के मध्य ये जो है संधि होती है। सुजाउद्दौला ने 1773 में वॉरेन हेस्टिंग के साथ बनास की संधि की थी। जो पूछ लेता है बनास की संधि अवध के किस नवाब ने की थी हेस्टिंग के साथ, वॉरेन हेस्टिंग के साथ? तो बनास में
बनारस की संधि सुजाउद्दौला ने की थी। बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में अयोध्या में स्थित है। अवध के नवाब जो है आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थापित की थी। तो इससे पहले जो राजधानी थी, आसफुद्दौला से पहले जो राजधानी थी अवध की, वो कहाँ पे थी? अयोध्या में ही थी, यानी फैजाबाद में ही थी। लेकिन फैजाबाद से लखनऊ स्थापित करते हैं आसफुद्दौला। कौन से नंबर के रहते हैं आसफुद्दौला? तो आप देखिएगा यहाँ पे 4th रैंक पे रहते हैं। अगर देखिए तो सादत खां सफरतगंज और जो रहते हैं आपके सफदरगंज है, सॉरी, और सुजाउद्दौला के समय जो राजधानी रहती है, कैपिटल रहती है, वो कहाँ रहती है? अवध में ही रहती है, अयोध्या, यानी कि यहाँ पे रहती है, अयोध्या में रहती है। ठीक है, फैजाबाद, इसको लिख लीजिए फैजाबाद। बहुत चर्चा में भी रहा फैजाबाद, ठीक है, इलेक्शन के टाइम। अभी देखिए जो है, अभी जब आसफुद्दौला आते हैं, उनके टाइम राजधानी फैजाबाद से कहाँ चेंज कर दी जाती है? लखनऊ चेंज कर दी जाती है, उन्होंने बदला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आसफुद्दौला ने फैजाबाद की संधि की 1775 में। बनास का क्षेत्र अंग्रेजों को यहाँ पे सौंप दिया, बनारस का क्षेत्र, सॉरी। तो जो फैजाबाद की संधि होती है उसमें बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप देता है। कौन सौंपता है? आसफुद्दौला सौंपता है अंग्रेजों को। इसी संधि के दौरान वॉरेन हेस्टिंग ने अवध के बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी यहाँ पे। और आसफुद्दौला ने 1784 में मुहर्रम यहाँ पे मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। तो बड़ा इमामबाड़ा आप लोगों ने लखनऊ में देखा होगा, तो इमामबाड़ा का निर्माण आसफुद्दौला ने करवाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसफुद्दौला ने 1784 में लखनऊ में रूमी दरवाजा का निर्माण कराया। अब रूमी दरवाजा का निर्माण भी आसफुद्दौला ने ही कराया था। इसका निर्माण अकाल के दौरान करवाया गया था। यानी कि हुआ क्या था, बहुत अचानक से बहुत अकाल पड़ा था, अकाल सूखा पड़ गया था, लोग भूख के मारे, लोगों की जान जा रही थी। तो आसफुद्दौला ने एक बहुत अच्छा काम करवाया था। रूमी दरवाजा होता क्या था कि जैसे दिन में लोग अपना काम करते थे, रात में जैसे यहाँ पे होता क्या था कि दिन में वो दीवार को बनवाया जाता था। ये आसफुद्दौला ने लोगों को नौकरी देने के लिए दिन में क्या होता था, दीवार को उठवाया जाता था और रात में पुनः उस दीवार को गिरा दिया जाता था। फिर क्या होता था, फिर सुबह आते थे वही मजदूर, फिर इस दीवार को क्या करते थे, उठाते थे। उनको डेली इसका वेजेस मिलता था, डेली उनको पेमेंट किया जाता था इसका। तो ये आसफुद्दौला ने बहुत अच्छा काम किया था। इसमें क्या हुआ, अकाल के दौरान उन लोगों को जैसे जो रुपए मिलते थे, जो यहाँ पे रकम मिलती थी, उनसे उनका घर का खर्चा चलता था। ठीक है, तो ये रूमी दरवाजा किसने बनवाया था? आसफुद्दौला ने बनवाया था, अकाल के दौरान बनवाया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, 1797 में सादर अली ने कहा क्या किया था, इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को यहाँ पे सौंप दिया था। तो आपसे पूछेगा कि बनारस को, बनारस का जो एरिया था वो किसने सौंपा था वॉरेन हेस्टिंग को, अंग्रेजों को? तो वो आसफुद्दौला ने सौंपा था। ठीक है, 1757 में सादत अली खान ने इलाहाबाद का किला सौंपा था अंग्रेजों को। 1801 में सादत अली खान जो रहते हैं वो वेलेजली से यहाँ पे सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि किस अवध के नवाब के समय होती है? तो ये होती है सादत अली खां के समय होती है। ठीक है, सादत अली खां को यहाँ पे राजा की उपाधि दी जाती है आगे चल करके। 1808 में सुरक्षा की गारंटी के बदले अवध के नवाब जो रहते हैं वो सादत अली ने गोरखपुर, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा के क्षेत्र को भी अंग्रेजों को वो दे देते हैं। लास्ट में आते हैं वाजिद अली शाह, ये अवध के अंतिम नवाब रहते हैं, वाजिद अली शाह, याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अब इसके बाद अगर देखते हैं तो 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश का क्या महत्व रहता है, ये देख लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है? लॉर्ड केनिंग रहते हैं, जो कि विद्रोह की समाप्ति के बाद भारत के प्रथम वायसराय भी बनते हैं। 1857 के विद्रोह में वीर सावरकर ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की यहाँ पे संज्ञा, मतलब इन्होंने, वीर सावरकर ने बुक लिखी थी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम। तो ये याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 को यहाँ पे 34वीं जो रेजिमेंट थी, ये मुर्शिदाबाद के निकट बैरकपुर में मंगल पांडे ने, यहाँ पे उत्तर प्रदेश बलिया के निवासी थे मंगल पांडे, इन्होंने अपने साथियों के साथ यहाँ पे विद्रोह का लेफ्टिनेंट जो यूसन रहता है उस पर एवं बाघ पर गोली चला दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। मतलब तत्कालीन कारण अगर देखें तो उत्तर प्रदेश से ही शुरू होता है, मेरठ से। ठीक है, मंगल पांडे ने किया था ये, ठीक, गोली चला दिया था। उसके बाद से इनको फांसी की सजा दी जाती है और 1857 की क्रांति यहाँ पे शुरू हो जाती है। 10 मई को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो संघर्ष की शुरुआत होती है वो मेरठ से होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे पहले जो 1857 की क्रांति थी वो किस राज्य से शुरू होती है। आपको ऑप्शन दे देगा यूपी, यूपी का जगह दे देगा मेरठ, आपको दे देगा यूपी में ही आपको दे देगा झांसी, ठीक है, फिर आपको दे देगा दिल्ली। तो बहुत लोग दिल्ली लगा देते हैं, लेकिन जो सबसे पहले शुरू हुई थी वो मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, ये याद करिएगा, ये सबको याद भी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्थान, और यहाँ पे कौन कौन यहाँ से नेतृत्वकर्ता कर रहा था और अंग्रेज की तरफ से कौन कौन लोग थे। तो कानपुर अगर देखते हैं तो कानपुर से जो थे वो नाना साहेब, वो तात्या टोपे क्या कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे 1857 की क्रांति का। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। इस टाइम जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे वो कैंपबेल था, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल यहाँ पे लीडरशिप कर रही थी। और इसके जो अगर बात करें ब्रिटिशर्स कौन था, तो वो कैंपबेल था, यहाँ से लीडरशिप कर रहा था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। यूरोज कर रहा था लीडरशिप अंग्रेजों की तरफ से। इलाहाबाद यानी प्रयागराज से लियाकत अली थे, लियाकत अली खां। और अगर अंग्रेजों की तरफ से देखें कर्नल नील था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, अंग्रेजों की तरफ से कर्नल नील था। और बरेली से खान बहादुर खां थे, अंग्रेजों की तरफ से देखें तो कैंपेबल लीडरशिप कर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी का ही दिया गया है इसमें, तो याद कर लीजिएगा। 1857 के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो था वो अवध और बुंदेलखंड का क्षेत्र था, ठीक है। अवध क्षेत्र में ही अवध का यहाँ पे चीफ कमिश्नर जो हेनरी लॉरेंस रहता है, रेजिमेंट की रक्षा करते हुए वो मारा जाता है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम यहाँ पे क्या रहता है, रामचंद्र पांडुरंग रहता है। तात्या टोपे ने अपनी यहाँ पे गनीनी कावा रणनीति यानी कि छापामार रणनीति को अंग्रेजों जो है उससे अंग्रेजों को भयभीत किया था। उन्हें फांसी दे दी गई थी, मतलब उनके ही जो करीबी थे उन्होंने ही यहाँ पे उनके साथ छल किया और अंग्रेजों को बता दिया। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को का घोषणा पत्र पढ़कर यहाँ पे सुनाया, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पे जो कंपनी का शासन रहता है वो खत्म होकर के यहाँ पे ब्रिटिश सरकार सीधे जो महारानी विक्टोरिया रहती है वहां से शासन चलने लगता है, ठीक है। ये पूरा शासन जो है कंपनी से जाकर के कहाँ चला जाता है, महारानी के हाथों में चला जाता है। अब वहां से वायसराय नियुक्त होकर के आने लगते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो तथ्य हैं ये हम लोग कल देखेंगे, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। ये कल हम लोग देखेंगे और एग्जाम कैप्सूल कल देखेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं छोटा छोटा इसमें लेक्चर ले रही हूँ कि जो ये फैक्ट इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग पहले आप अवध के नवाब का पूरा याद करके आइएगा, ये होमवर्क है आप लोगों का। कल मैं जब क्लास लूंगी तो उसमें पूरा पूछूंगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो जो याद होगा, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा आज के क्लास से कल वाली क्लास में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। तो आज यहीं तक रखती हूँ, अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।